हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे एफएसटी 16 पेपर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या बोला कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वीक फोर्सेज अमॉन्ग देम। जो भी वीक फोर्सेज काम करते हैं हम लोग को पता है कि जो है देयर विल बी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन एंड डाइपोल इंट्रैक्शन हो सकता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये सभी अट्रैक्शन के बेसिस पे एक क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया है और देखना है कि विच ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं वन बाय वन। और द क्वेश्चन नंबर 1 के केस में पहला इन्होंने क्या दिया हुआ है, द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दे हैव मेंशन एचएफ का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा इसको समझा जा सकता है अगर मैं एक सिंगली इस एचएफ मॉलिक्यूल को लूं, राइट। तो इन दैट केस ये जो इंटरेक्शन होगा ना फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच का इंटरेक्शन वो ज्यादा हुआ। किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है? ये रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है ऑक्सीजन और मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल्स में ये चीज फिनोमेना में ऑब्जर्व करो तो ऐसा होता क्यों, इस चीज को समझना आप। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, डेल निगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा। वैसे इस वाले कार्बन हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आया होगा कंपेयर टू दिस वाले, राइट। यहाँ पे डेल निगेटिव का जो वैल्यूज होगा स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। वैसे ही मैं डेल पॉजिटिव के बारे में बोल सकता हूँ। तो ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसमें अगर कोई डिक्रीज आता है तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Q1 Q2 आई आर स्क्वायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। तो इस वजह से जो हम लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे इधर अगर हम लोग जाए लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को कंसीडर करोगे तो इन दैट सिनेरियो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। अगर मान लो केस ऐसा आया तो इसमें क्या है, बेसिकली सिंपल सा केस है कि ये हम लोग अट्रैक्शन फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्लोरीन हाइड्रोजन का जो एच बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और ये ज्यादा होगा कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। बेसिक रीजन सिंपल सा है, दैट इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसकी वजह से जो चार्ज का जनरेशन होगा फ्लोरीन और हाइड्रोजन सेम टाइम पे दोनों पे जो चार्ज का जनरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, right? It is observed to be explanation of given order of boiling point. They have mentioned boiling point का order HF is greater than H2O is greater than ammonia. Is this correct? क्वेश्चन रेज होता है कि ये करेक्ट है क्या? नहीं। देखो, नो डाउट एक HF का मॉलिक्यूल एक बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा अनदर HF मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, इस तरीके से बॉन्डिंग बनता है। लेकिन H2O के केस में क्या होता है, H2O जो है मॉलिक्यूल की बात करें तो H2O एक सिग्निफिकेंस बॉन्डिंग बनाता है टेट्राहेड्रली, जो केव लाइक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं बार बार। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर में हम लोग डिस्कस करते हैं वो केव लाइक स्ट्रक्चर जो हाइड्रोजन नेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बना देता है। हम लोग देखें जो डेटा है, ऑल्दो इन्होंने मेंशन तो किया है, पर जो डेटा दिखाता है ये दिखाता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF है दैट इज 19.5 डिग्री सेल्सियस और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। देख सकते हो कि हाउ मेनी डिफरेंस आर देयर इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O और HF, ठीक है। तो ऑर्डर ये इनकरेक्ट है, ऑर्डर हम लोग का जो है H2O का ज्यादा होगा कंपेयर टू अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा होगा HF का, ठीक है। ये जो है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जाता है कम, अगर हम लोग कंसीडर करें फॉर द इस लिक्विड के लिए, इस H2O, NH3 और HF के लिए। आप एक बार चेक कर लेना अमोनिया और HF के बीच में इसका। बट H2O का तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वाटर का सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट इन सभी केसेस में। तो स्टेटमेंट ये यहीं पे इनकरेक्ट हो जाता है बिकॉज जिसके बेसिस पे ये एक्सप्लेन कर रहा है। बट अगर हम लोग को एक्सप्लेन करना है तो हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से प्रेजेंट है इन ईच मॉलिक्यूल, वो भी देखना पड़ेगा किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा इस बॉइलिंग पॉइंट के डेटा को कि क्यों वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, जहां तक बात करें HF वो 19.5 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। तो इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मॉलिक्यूल के अंदर जिस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्या बोला है, द फॉर्मेशन ऑफ क्लेथरेट ऑफ इनर्ट गैसेस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आयन डाइपोल इंटरेक्शन। नहीं, क्लेथरेट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लेथरेट कंपाउंड क्या होते हैं, तो बेसिकली ये बनाया जाता है जब नोबल गैसेस होते हैं, जो मेटल क्रिस्टल होता है, मेटल लैटिस होता है, इसके अंदर कैविटी होती है, आपको पता होगा थोड़ा बहुत, इसके अंदर जो वाइड होता है, वाइड में आके एंटर कर जाते हैं जो नोबल गैसेज होते हैं, और इससे जो कंपाउंड बन के आता है हाईली मतलब स्टेबल बोल दो या उसका बोल दो हाईली स्ट्रांग होता है, एक तरीके से मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो नोबल गैसेज इसमें जब एंटर करते हैं तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है ये तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। डाइपोल आयन कहां से इसमें आएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, ठीक है।
और नहीं तो जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर नोबल गैसेज आपने लिया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो होगा, साथ में पॉसिबल है कि जो है अगर हीलियम नियॉन जैसे गैसेज है उसमें या तो हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखें, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखें, या हम लोग उस केस में हम लोग देख सकते हैं वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वाल अट्रैक्शन आप देख सकते हो, ठीक है, वंडर वाल अट्रैक्शन ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है। सी की बात कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन देखा जाए तो बोला गया कि इन ग्रेफाइट वंडरवाल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन लेयर, बिल्कुल करेक्ट है कि अगर कार्बन लेयर की बात करें ग्रेफाइट मॉलिक्यूल के अंदर, तो ग्रेफाइट मॉलिक्यूल के अंदर इस तरीके से ये रहा लेयर ग्रेफाइट का, और इसमें क्या होगा कि जो सेकेंड लेयर के साथ अट्रैक्शन होगा ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें काम कर रहा है दो लेयर ऑफ ग्रेफाइट के केस में, ठीक है। आई थिंक सी इज करेक्ट। देन डी की बात कर लेते हैं। डी में क्या दिया हुआ है? डी में बोला है कि द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस फ्रॉम वाटर, द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस फ्रॉम वाटर टू मेथनॉल एंड इज एब्सेंस इन द ईथर। बिल्कुल सही है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन। हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना चाहिए फ्लोरीन के साथ में। तो ये अगर इसके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन है तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, इसमें एक ही हाइड्रोजन है, और इसमें जो है अगर कंसीडर किया जाए नो हाइड्रोजन है तो मैं इस केस में नो एच बॉन्डिंग, इसमें एच बॉन्डिंग ऑब्जर्व ही नहीं करोगे। और इन दोनों केस में क्या होगा, एच बॉन्डिंग यहाँ से यहाँ जाने पर डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा केस है, बिल्कुल एक करे जो है इसमें मेंशन किया गया है कि जो है जो एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग डिक्रीज है, और इसी का इफेक्ट पड़ता है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, और इसका जब बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए तो 17 डिग्री सेल्सियस होता है। डिक्रीज सडन डिक्रीज हो रहा है बिकॉज दिस मॉलिक्यूल डज नॉट इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट दिस मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो एक्सेप्शनली हम लोग को जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत हाई देखने को मिलता है। तो इस केस में अगर कंसीडर किया जाए कि विच ऑप्शन आर करेक्ट, वी कैन गो विथ ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, सिलिकेट के बारे में प्रॉपर्टी मेंशन किया है रिगार्डिंग द सिलिकेट, और पूछा गया कि विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में क्या बोला है कि जो ये यूनिट्स होता है, सिलिकेट्स का जो यूनिट होता है, इसी को पॉलीमराइज करके आप जो है ऑर्थो सिलिकेट फॉर्म करते हो, साइक्लिक सिलिकेट फॉर्म करते हो, ठीक है। तो उस तरीके का कंपाउंड फॉर्म करके आता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि यूनिट, दिस यूनिट सिलिकेट यूनिट बोल सकते हो, पॉलीमराइज टू गिव फॉर्म सिलिकेट बिकॉज जो यूनिट है सिलिकेट का, बिकॉज सिलिकॉन हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड विद द ऑक्सीजन एटम। ये तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट बोला गया है। देखो जो सिलिकॉन को आप जो है जनरली इस फॉर्म में नहीं देखोगे, पॉलीमराइज फॉर्म नहीं रहेगा। लाइक इसी में, इसी के मेंबर का, इसी फैमिली के मेंबर CO2 को देखा जाए तो CO2 स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे जो पी पाई का ओवरलैपिंग होगा ना, सिलिकॉन के p ऑर्बिटल का ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल का बहुत वीक होगा। तो ये क्या करता है, इधर जो है शिफ्ट कर जाता है। पी पाई ऑलमोस्ट बहुत वीक बोला जा सकता है, अट्रैक्शन होगा मींस पी पाई का ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पॉलीमराइजेशन में जाता है। तो यहाँ पे जो इन्होंने रीजन मेंशन किया है टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, वो गलत है, जस्ट अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि जो है ये पी पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता है, इस वजह से ये आपस में जाके पॉलीमराइज होते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन आएगा दूसरे सिलिकॉन के साथ कंबाइन होगा, इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा। तो जो सिलिकेट मॉलिक्यूल्स हम लोग बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं, जो पी पाई बॉन्डिंग की बात करें बहुत वीकर होगा। तो ए इज इनकरेक्ट, ठीक है। पॉलीमराइज तो होता है, पॉलीमराइज करके सिलिकेट फॉर्म करता है। हम लोग को पता है कि कितना सिलिकेट अमाउंट प्रेजेंट होता है, सैंड हो गया, क्वार्ट्ज हो गए, इन सब में सिलिकेट का प्रेजेंस रहता है। लेकिन वही बात हो गई कि जो है इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि रीजन क्या होगा इसके लिए जो फॉर्मेशन ऑफ सिलिकेट है। यहाँ पे पी पाई रेजोनेंस, पी पाई जो बात किया गया फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, ये गलत है कहीं ना कहीं। देन अगर नेक्स्ट देखो जो फॉर्मूला दिया है Si2O5 2n-, ठीक है। इस जनरल फॉर्मूला फॉर सीट सिलिकेट्स, आपको पता है कि जो है सीट सिलिकेट्स के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। आप देख लेना अर्थो सिलिकेट के लिए क्या होगा, साइक्लिक सिलिकेट के केस में क्या होगा, ये सीट लाइक स्ट्रक्चर होगा। सीट सिलिकेट के लिए ये फॉर्मूला करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी की बात कर ले तो बोला गया कि सिलिका एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, नहीं एग्जिस्ट करता है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? बिकॉज द पी पाई ओवरलैपिंग विल बी वेरी वीकर। ये पी पाई का जो ओवरलैपिंग होगा ये बहुत वीक होगा। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ये इसमें नहीं होता है, बिकॉज ये बिलोंग करता है 3p से और ये बिलोंग करता है 2p से, ठीक है। इस वजह से जो ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत वीकर है।
तो जो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड जनरली हम लोग नहीं ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देख लो, बेरिल मॉलिक्यूल दिया हुआ है B3Al2Si6O60, ये आपको दिया है, इज एन O18 सॉरी, इज एन अर्थोसिलिकेट। क्या ये करेक्ट है क्या? नहीं। क्यों नहीं करेक्ट है? ये अगर लिखा जाए तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है Si6O16, ठीक है, O18 है ये। तो इसको अगर चार्जर निकालते हो तो कितना आएगा ये? तो 6 यहां से आ जाएगा और जो है 6 यहां से 12 माइनस आ रहा है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? ऐसे देखो तो आप Si6O18 12 माइनस, ये फॉर्मूला आता है किसका? ये आता है जो है हमारा जो साइक्लिक सिलिकेट होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक सिलिकेट, नॉट दे हैव मेंशन दे हैव अर्थोसिलिकेट। अर्थोसिलिकेट का फॉर्मूला नहीं होगा, तो डी इज आल्सो इनकरेक्ट। डी को हम लोगों ने कंसीडर किया तो डी इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप, बोला गया कि पैराटॉल्विडीन ऑप्शन ये देखना, बोला गया कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिएक्शन कोटेड बिलो। देखना पैराटॉल्विडीन ये हो जाएगा, आप NH2 लगा दो यहाँ पे और पैराटॉल्विडीन मिस CH3 यहाँ पे आ गया। देन उसके अलावा एनिलीन, एनिलीन आपका ये हो गया अल्फा नेप्थाइल अमीन, अमीन ये दिया हुआ है। क्या बोला है कि रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म एल्काली सॉल्युबल स्पीशीज। करेक्ट है क्या? बिल्कुल। क्योंकि देखो ये क्या होता है कि जो प्राइमरी अमीन होते हैं, प्राइमरी अमीन सभी प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हाइट 50 फॉर्म करते हैं और जैसे ही एल्काली आप ऐड करोगे तो सॉल्युबल हो जाएगी। 2 डिग्री के केस में क्या होता है, व्हाइट 50 तो फॉर्म करता है लेकिन जब एल्काली उसमें ऐड किया जाता है तो वो डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। 3rd डिग्री के केस में क्या है, तो वो हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है और प्रेसिपिटेट ही फॉर्म नहीं करता है। तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि प्राइमरी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और व्हाइट 50 फॉर्म करता है विच गेट डिसॉल्व इन द aqua solution ऑफ एल्काली, यानी कि जो है बेस में। दूसरा केस होता है कि सेकेंडरी अमाइंस की बात किया जाए तो रिएक्ट करके व्हाइट 50 तो फॉर्म कर लेता है बट डिसॉल्व नहीं होता है जब हम लोग एल्काली सोल्यूशन लेते हैं। तो 3rd के केस में जो 3 डिग्री अमाइंस है वो रिएक्शन में ही नहीं जाता है, व्हाइट 50 नहीं फॉर्म करेगा। तो ये कहानी रहती है। ये तो 1 डिग्री का केस में बोला है, बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी की बात कर ले तो बी में आपको देखो सीरीज जो है सिंपल सा केस दिया हुआ है, इन्होंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है, ठीक है। इसकी बात करें, बहुत लोग इसको गलती करते हैं, NH3 प्लस लिया हुआ है, ठीक है, पहले PS3 लिया हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या है, फास्फोरस जो कि 3rd पीरियड से बिलोंग कर रहा है और नाइट्रोजन जो कि 2nd पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो फास्फोरस क्या है कि ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करा सकता है। इसकी बात करें तो ये वायलेट कर जाएगा ऑक्टेट रूल को अगर आप उसको डीलोकलाइज कराते हो तो। इस वजह से क्या होता है कि देखो इसमें तो डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन होगा तो हम लोग को पता है इस सिस्टम को ऑलरेडी बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएगा, ठीक है। चाहे आपने फिनॉल के लिए प्रैक्टिस किया हो, एनिलीन के लिए प्रैक्टिस किया हो, इस केस में कितना आएगा। तो देखो इधर तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा बट इसमें तो रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन हो सकता है। एक RS तो यही होगा, डीलोकलाइज करने के बाद 2 RS जनरेट होंगे, टोटल 7 RS हो जाएंगे। और इस केस में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, बोला है कि जो है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इज R6, नहीं तो 5 + 2 7 आ रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन देखो, सी भी एक इंटरेस्टिंग केस है। सी के केस में क्या दिया हुआ है, इन्होंने एक रिएक्शन दे रखा हुआ है, सीरीज ऑफ रिएक्शन। क्या दिया हुआ है रिएक्शन देखते हैं हम लोग, आपके सामने है एनिलीन, ठीक है, एनिलीन जिसको रिएक्ट कराया गया है एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी कि एसिटाइलेशन हुआ है, फेमस रिएक्शन है। ये जब भी यूज किया जाता है इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो कि हाईली रिएक्टिव NH2। इसकी अगर रिएक्टिविटी को स्लाइटली डिक्रीज करना है ना तो वी कैन गो फॉर द एसिटाइलेशन, ठीक है। ये फेमस जो कि बोर्ड में पूछा जाता है, कई जगह पे क्वेश्चन पूछा गया होगा, NaCO(CH3), ठीक है। इसके बाद इसको ट्रीट किया गया है HNO3 के साथ में, यानी कि नाइट्रेशन कराया गया है। और जब हम लोग नाइट्रेशन कराएंगे हम लोग को पता है कि जो है अब ऑर्थो पे नहीं होगा, बिकॉज दिस बल्कियर ग्रुप प्रीफर करेगा कि पैरा पे नाइट्रेशन ना करो, ठीक है। तो मैंने दोनों रिएक्शन पहले लिख दिया, पहले एसिटाइलेशन फॉलोड बाय नाइट्रेशन। अब इस पे क्या ट्रीट किया जा रहा है, इस पे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH दिया गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस पे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH इसको कन्वर्ट कर देगा NH2, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा NH2 में कन्वर्ट और ये यहाँ पे रह जाएगा आपका NO2, ठीक है। आगे के रिएक्शन में क्या हुआ है, तो
फर्दर इसको HNO2 के साथ हीट किया है, ठीक है, HNO2 के साथ हीट किया हुआ है। HNO2 का रोल क्या होगा यहाँ पे? HNO2 का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या करता है ये कन्वर्ट कर देता है इसको डायोजनियम कंपाउंड में। NO2 को तो ऐसे ही रखेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा डायोजनियम कंपाउंड प्लस, ऐसे लिख सकते हो आप। उसके बाद इसको ट्रीट किया गया किसके साथ में? एथेनॉल के साथ में। एथेनॉल का क्या रोल होगा? एथेनॉल का रोल क्या होगा? इस वाले जो ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर देता है, एथेनॉल के साथ ट्रीट किया जाता है, जहां पे आपको पता होगा कि एथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर एसिटाल्डिहाइड फॉर्म कर लेगा और ये ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको जो है दे देगा नाइट्रोबेंजीन। जो फाइनल प्रोडक्ट है ये दे देगा नाइट्रोबेंजीन। अब इस पे क्या किया जा रहा है? इस पे ट्रीट किया जा रहा है CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, मींस फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कराने का ट्राई कर रहे हैं। हम लोग को पता है कि नाइट्रो वन ऑफ द मोस्ट रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इस पे एल्काइलेशन या एसाइलेशन कराना, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि नाइट्रो स्ट्रॉन्ग -M एज वेल एज द -I ग्रुप है। तो इन दैट केस ये इस पे रिएक्शन नहीं होने देगा, ठीक है। तो वो हम लोग का केस जो है अगर देखा जाए इस बेसिस पे क्या बोला है कि मोनो सब्स्टिट्यूशन एट बेटा पोजीशन इज फाइनल प्रोडक्ट। एल्काइल उसके साथ ट्रीट किया, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन यहाँ पे नहीं होगा, प्रोडक्ट आपका फॉर्म ही नहीं करेगा। तो C इज इनकरेक्ट, C इज इनकरेक्ट। आते हैं जो है D की बात कर लेते हैं। D यहाँ पे मैं बना देता हूँ स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखना आप इसी क्वेश्चन के लिए। D थोड़ा सा इन्होंने बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर क्वेश्चन बनाया होगा, देखना ध्यान से। बेसिक स्ट्रेंथ कैसे? तो नाइट्रोजन को हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ड्यू टू दिस लोन पेयर बेस की तरह काम करता है। अब इस बेसिसिटी को कैसे जो है देखा जाता है, हम लोग को जीओसी में डिस्कशन में पार्ट बना था कि जितना ये लोकलाइज्ड होगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जितना ये लोकलाइज्ड होगा उतना ही इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो आपको जस्ट चेक करना है कि इन विच केस द लोकलाइज्ड लोन पेयर इज प्रेजेंट, इन विच केस लोकलाइज्ड लोन पेयर इज प्रेजेंट। देखते हैं हम लोग NH2, ठीक है। तो इसको 4th दिया है, दिस इज 1, इसको 2 दिया है और इसको 3 दिया है। तो ऑर्डर निकालते हैं, क्या ऑर्डर होगा। सबसे पहले नो डाउट ये आपको याद हो गुआनिडीन मॉलिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। तो गुआनिडीन मॉलिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? +M इफेक्ट जनरेट करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस +M इफेक्ट इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है बहुत हाई होता है, 4th का। अब अदर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकलाइज था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अदर के केस में देखते हैं लोकलाइज है कि नहीं। देन आता है फर्स्ट के केस में लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज था, ये भी लोकलाइज था, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये +M इफेक्ट दिखा रहा था, यहाँ पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं था। तो 4th के बाद ऑर्डर फॉलो करेगा 1। अब जो है 2 और 3 में दोनों के दोनों डीलोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें डीलोकलाइज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस केस को कंसीडर किया जाएगा सबसे लास्ट में। अब डीलोकलाइज में कितना डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो आप देख लो। 3rd के केस में और 2nd के केस में देखो तो 2nd वाला पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है, इसके डीलोकलाइजेशन से ये रिंग एरोमेटिक बनेगा। तो इन दैट केस इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना बहुत डिक्रीज हो जाएगा। जहां तक बात करें 3rd में डीलोकलाइजेशन तो हो रहा है बट उतने ग्रेटर एक्सटेंट तक नहीं होगा जितना 2nd में होगा। तो ऑर्डर फॉलो कर लिया जाएगा 3 फॉलोड बाई 2, ये होगा 3 4 1 3 2, ये ऑर्डर जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का 4 1 3 2। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है, तो केबी का भी तो यही ऑर्डर होगा, क्योंकि केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो आपका जो है डी ऑप्शन भी इस केस में करेक्ट हो जाता है। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन इसमें देख लो आप कौन कौन सा करेक्ट है। बी इनकरेक्ट है, ए करेक्ट था, और जो है ए के साथ साथ में हम लोग का जो है ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन करेक्ट है इस केस में। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो आप। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपको कंपाउंड दिया गया है अमाइन, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, ठीक है। इसमें रिएक्शन क्या कराया गया? 2 रिएक्शन। बहुत बार एक क्वेश्चन बना भी है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो फेस्टिव प्रीवियस फेस्टिव हुए थे। अब देखो इस केस में क्या आपसे बोला गया है P2O5, आपको पता है कि ये वेल नोन डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या करेगा? यहाँ से H2O को रिमूव कर देगा, हाइड्रोजन यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, और ये जनरेट करेगा साइनाइड को, CN। समझ में आता है बात। दूसरा इन्होंने क्या यूज किया है? ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH क्या करेगा? ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH दैट इज हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये क्या करेगा? यहां से CO को हटा देगा और कन्वर्ट कर देगा इसको प्राइमरी अमीन में, इसको कन्वर्ट कर देगा प्राइमरी 1 डिग्री अमीन में। इसको फर्दर ट्रीट किया गया CaCl3 KOH। ये कौन सा रिएक्शन है? दैट इज कार्बिल अमीन रिएक्शन।
तो कार्बिल रिएक्शन का रोल क्या होता है, ये अमाइन को कन्वर्ट कर देता है आइसोसाइनाइड में। ठीक है, तो एक बना साइनाइड, एक बना आइसोसाइनाइड। अब इससे रिलेटेड प्रोडक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑप्शन ए में देखना, 1 by 1 ऑप्शन कंसीडर करते हैं। बोला गया है कि द रिड्यूस प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू विल बी मेटामर्स टू ईच अदर। तो रिड्यूस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करा दें तो हो जाएगा CH2NH2 और ये क्या हो जाएगा NHCH3। यही तो होगा रिड्यूस प्रोडक्ट। ध्यान देना आप, इसका जो रिड्यूस प्रोडक्ट होगा NHCH3 होगा। अब क्या बोला गया है कि द रिलेशन बिटवीन दिस टू कंपाउंड आर द मेटामर्स ऑफ ईच अदर। गलत है, बिकॉज देखो आप 1 डिग्री अमाइंस और 2 डिग्री अमाइंस के बीच का रिलेशन क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस विल बी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, मेटामर्स नहीं हो सकते हैं। तो दे आर नॉट मेटामर्स ऑफ ईच अदर। ये ऑप्शन जो है एक तरीके से बोला जाए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देख लो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी में बोला है कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ हाइड्राइज्ड प्रोडक्ट ऑफ पी, तो यहां पे पी लिख दिया जाए, ये पी है, ये क्यू है। तो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, सॉरी ये क्यू है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ पी हाइड्रोलाइज्ड, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ पी। हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, पी का, दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड होगा। अब इसको जो है ड्राई डिस्टिलेशन कराया जा रहा है विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ऑब्वियसली एक कीटोन बनाएगा, आपको पता होगा कि जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये फॉर्म करता है कीटोन, बेंजोफिनॉन फॉर्म कर देगा इस तरीके से। ठीक है, वो आप रिएक्शन देख सकते हो कि कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा पहले, और 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट रिएक्ट करेगा, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट निकल आएगा और ये फॉर्म कर देगा बेंजोफिनॉन। ठीक है, गिव्स बेंजोफिनॉन, बिल्कुल बी करेक्ट है। सी की बात कर ले तो हाइड्रोलाइज्ड बेंजोनाइट प्रोडक्ट ऑफ क्यू रिएक्ट विथ NaNO2HCl फॉलोड बाय रिएक्शन विथ फिनॉल इन एल्कालाइन मीडियम गिव द ऑरेंज डाई। तो हम लोग का हाइड्रोलाइज्ड बेंजोनाइट प्रोडक्ट ऑफ क्यू जो होगा, देखो हाइड्रोलाइज्ड बेंजोनाइट प्रोडक्ट ऑफ क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, एनिलीन। ये हो जाएगा हमारा एनिलीन। इसको अगर हम लोग ट्रीट करें NaNO2HCl के साथ में, जो अभी हम लोगों ने रिएक्शन देखा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये इसका डायोटाइजेशन करा देगा, डायोटाइजेशन विल अकर N+NCl- एंड नेक्स्ट इसको एनिलीन इसमें प्रेजेंट है ही, ये फॉर्म कर लेगा एक डायजो कंपाउंड, जिसकी वजह से इसमें कलर आएगा। कलर जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इन दिस कंपाउंड, इस तरीके से ये कलर शो करेगा। ठीक है, ये कंपाउंड कलर शो करेगा, ऑरेंज कलर का डाई फॉर्म कर लेगा। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, सी इज आल्सो करेक्ट। डी की बात कर ले तो डी का ऑप्शन में क्या बोला है, द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्यू इन द स्टेप सेकेंड इज द डाइक्लोरोकार्बन। बिल्कुल सही है कि CaCl3 KOH के साथ रिएक्ट करता है और ये फॉर्म करता है जो है CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है इस रिएक्शन में। 2 जगह ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज किया जाता है, एक तो कार्बिल अमीन रिएक्शन हो गया और एक हो गया रीमन टीमन रिएक्शन, वहां पे भी रिएजेंट सेम होता है। ये तो रहा हमारा प्राइमरी अमीन के साथ में रिएक्शन, वो हम लोग कराते हैं फिनॉल के साथ में जब हम लोग सैलिसिलाल्डिहाइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, 5 में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको शेयर किया गया है, 5 हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस एरिया को भी यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि X2 जो कि डिकम्पोज होकर फॉर्म कर रहा है 2X गैस। ठीक है, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव, यानी कि डेल जी इसके लिए पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, डेल जी इज ग्रेटर, द रिएक्शन इज पॉजिटिव। एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन देयर इज 1 मोल ऑफ X2 एंड नो X। As the reaction proceed, the number of moles of X is formed is given by B। ये जो फॉर्म कर रहा है बीटा दिया जा रहा है, तो अब इसलिए अगर मैं इसको 1 मोल लिया हूं तो ये कितना होगा 1 - β/2, ये रिलेशन आएगा। ठीक है, तब देखो अब बोला गया है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X फॉर्म बाय बीटा, दैट बीटा इक्विलिब्रियम इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम। द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट द कांस्टेंट टोटल प्रेशर ऑफ द 2 बार। जो टोटल प्रेशर है दैट इज 2 बार, P total is equal to 2 बार। ये इंफॉर्मेशन दिया गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग ट्राई करते हैं क्या क्या स्टेटमेंट पूछा गया। बोला गया कि द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर दिस रिएक्शन इज, पहला बोला है डिक्रीज इन द टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस X। ऐसे कैसे जो है बताया जा सकता है, विदाउट डेटा हम लोग को नहीं यूज करना है, एनालिटिकली सोचा जा सकता है। देखो आप जब आप टोटल प्रेशर डिक्रीज करोगे तो होगा क्या कि टोटल प्रेशर डिक्रीज करने में इसका जो प्रेशर होगा, बिकॉज इसका मोल ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो पार्शियल प्रेशर X का ज्यादा डिक्रीज होगा। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा उस मतलब अगर कंसीडर किया जाए इसका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ज्यादा,
तो अब इसलिए उस प्रेशर को, जो भी प्रेशर में चेंज आ रहा है, डिक्रीज इन द प्रेशर, उसको एकोमोडेट करना चाहेगा, इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस साइड में मोर नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, करेक्ट ना। तो ये फॉर्म कर जाएगा एक्स गैस, जहां पे की मोर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल फॉर्म करेगी। तो और स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट है। बी की बात करते हैं, क्या बोला है कि एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ गैसियस X2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। अब ये केस है कि इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहेगा, इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहेगा, तो इनिशियली ये स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन अकर होगा। तो इनिशियली शुरू के जो स्टेज में रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियसली अकर होगा, X2 2x में कन्वर्ट हो जाता रहेगा। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट, बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी और डी की बात करते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp पूछा गया है, तो Kp हम लोग निकाल सकते हैं। Kp is equal to partial pressure of x का स्क्वायर डिवाइड बाई partial pressure of x2। ठीक है, partial pressure of x निकाला जा सकता है कैसे, तो ये हो जाएगा बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा बाई 2 मोल फ्रैक्शन ऑफ x इंटू टोटल प्रेशर स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर, ये आप कर लो। तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा बाई 2 इंटू 2, यही तो होगा 1 माइनस बीटा बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो, सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये जो एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन आएगा आपको जो है, अगर सॉल्व करना चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। देख लेते हैं, 4 बीटा स्क्वायर, 4 क्यों स्क्वायर हो गया, 4 बीटा स्क्वायर 1 प्लस बीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो ये रह जाएगा 2 इंटू 1 माइनस बीटा बाई 2, करेक्ट ना, 1 माइनस बीटा बाई 2। अब इसको आप कर लो, सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर। तब इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 8 बीटा स्क्वायर माइनस 4 बाई बीटा स्क्वायर। ये सही है क्या, देख लो, बीटा इक्विलिब्रियम, यानी कि सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, बी सी चारों करेक्ट है। डी की बात कर ले, तो डी के बारे में क्या बोला है कि Kc इज लेस देन 1, इस पे कैसे पहुंचा जा सकता है, तो Kc इज लेस देन 1, पहले आप Kp के बारे में पता करो कि Kp का क्या एक्सप्रेशन होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल जी इज इक्वल टू माइनस RT ln Kp, RT ln Kp, ठीक है। अब डेल जी के बारे में क्या एक्सप्रेशन बोला है कि डेल जी इज ग्रेटर देन 0, डेल जी इज ग्रेटर देन 0, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, अगर Kp के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहे तो Kp इज लेस देन 1, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि जो है जो लॉग कर्व होगा निगेटिव कब होगा, 1 पे जाके कर्व निगेटिव होता है, तो यहाँ पे Kp शुड बी लेस देन 1। अब Kp लेस देन 1 है, Kp को कैसे लिखा जा सकता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन, ठीक है। अब देख लो आप कि Kc को एक्सप्रेस किया जाए तो Kc इज इक्वल टू Kp RT पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन 1 है इस केस के लिए, RT की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो अगर Kp लेस देन 1 है ना, तो Kc भी तो लेस देन 1 ही होगा ना, Kp लेस देन 1 है, उसको तो आप कोई पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दो, ये भी लेस देन 1 होगा, यानी कि आवर डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम इन्होंने जो है मेंशन किया है। पूछा क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला इन्होंने बोला है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिकली डिफेक्ट। बिल्कुल सही है, ये डिफिनीशन बेस्ड प्रॉब्लम है, डिफिनीशन बेस्ड स्टेटमेंट है। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को भी हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलते हैं, बिकॉज जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग देखते हैं इन द क्रिस्टल, ये जो है कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिकली फेवर करता है। तो एक स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आल्सो कॉल्ड एज द थर्मोडायनेमिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी ऑप्शन की बात करें तो बी में बोला है कि फ्रैंकल डिफेक्ट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में होता क्या है, आप एक बार इस चीज को समझना, होता क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में होता क्या है कि कैटायन जो बी होता है, कैटायन ये अपना पोजीशन चेंज कर जाता है, जाके कहीं इंटरस्टेरियल पोजीशन पे जाके लाइज करता है। तो जस्ट इसका जो पोजीशनिंग है वो चेंज हो जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट में। तो जहां तक बात करें डेंसिटी, क्या डेंसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज द मास इज कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम इज आल्सो नॉट गोइंग टू चेंज। बस केवल लोकेशन डिलोकेट हो जाएगा, जो कैटायन है वो डिलोकेट हो जाएगा अपने पोजीशन से, वो फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। तो आप क्या देखोगे इन दैट सिनेरियो की जो है डेंसिटी इज गोइंग टू रिमेन सेम, दैट इज ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। सी की बात कर ले तो AGBR कैन शो बोथ फ्रैंकल और स्कॉटकी डिफेक्ट। बहुत बार एक क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है कि विच कैन शो फ्रैंकल एज वेल एज द स्कॉटकी डिफेक्ट, और AGBR उसमें से हमारा चॉइस होता है कि AGBR कैन शो बोथ
स्कॉटकी एज वेल एज द फ्रेंकल डिफेक्ट। देन ऑप्शन डी में क्या बोला है कि स्कॉटकी डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। नहीं, क्या होता है इस केस में, देखो इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायन और एनायन यहां से गायब हो जाते हैं और वाइड क्रिएट कर देते हैं। वाइड, मान लो कैटायन है, एनायन इस तरीके से है, तो क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायन और एनायन गायब हो जाते हैं। नेट तो न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगा, लेकिन जहां तक बात करें डेंसिटी इसकी, तो डेंसिटी इज गोइंग टू चेंज, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज कैटायन और एनायन यहां से रिमूव हो गए, ये कुछ जो है वाइड क्रिएट कर गए और वाइड क्रिएट किए मींस मास कम हो गया, तो डेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। दे हैव मेंशन डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट इज रॉन्ग। डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, वो गलत हो जाएगा। तो ए बी सी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि टू लिक्विड ए और बी लिया गया, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करा है, एट इक्विलिब्रियम द मास रेशियो ऑफ ए एंड बी इन द लिक्विड एंड वेपर फॉर्म दे हैव गिवन, द वैल्यूज ऑफ रेशियो इनका पूछा गया है, जो प्रेशर का है पी नॉट ए का और पी नॉट बी मींस प्योर फॉर्म में जब ये प्रेजेंट रहेंगे तो इनका जो पार्शियल प्रेशर क्या होगा। आइए देखते हैं कैसे अप्रोच जाएगा। हम लोग को पता है कि वेपर फेज में मैं जस्ट एज्यूम करूं मोल फ्रैक्शन वाई है, और जो है मोल फ्रैक्शन इन द ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में वाई है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज इज वाई बी। इसको कैसे लिखा जा सकता है, अगर लिखना चाहे तो इसको मैं लिख सकता हूँ x से क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी नॉट ए डिवाइड बाई, आपने ये पढ़ा होगा टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाई टोटल प्रेशर, ठीक है, ये दे देगा आपको वाई। देन उसी तरीके से मैं रख सकता हूँ एक्स बी इंटू पी नॉट बी डिवाइड बाई पी टोटल। ये तो रिलेशन समझ में आता है, सबकी वैल्यू पता है, ये क्या मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, पी टोटल टोटल प्रेशर है लिक्विड का, इसमें पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए और मोल फ्रैक्शन एक्स से रिप्रेजेंट किया गया। सिमिलरली हम लोगों ने इसके लिए रिप्रेजेंट किया। अब करना क्या है आपको, पूरे क्वेश्चन में आपको जस्ट चेंज कर देना है मोल फ्रैक्शन को मास के टर्म में, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को आपको मास के टर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये किया जाएगा। तो मैं इसको, अगर मोल फ्रैक्शन दिया गया तो इसको मैं तो इस मोल के टर्म में भी लिख सकता हूँ, बिकॉज एनी हाउ टोटल मोल्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Na बाई NB लिखा जा सकता है, बिकॉज टोटल मोल्स तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, Na बाई NB दैट विल गिव Na बाई NB, Na डैश आप लिख दो NB डैश, बिकॉज लिक्विड फेज में और वेपर फेज में अलग होंगे, इसको लिख दिया जाए क्या डैश, इसको आप लिख दो ज्यादा सही रहेगा, इनटू पी नॉट ए डिवाइड बाई पी नॉट बी, पी टोटल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब रखते हैं इसमें, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिखा जाए तो वेट ऑफ ए डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ए, ठीक है। वेट ऑफ बी डैश में क्यों रखा है, ये वेपर फेज वाले की बात किया जा रहा है, वेपर फेज में जो वेट है यानी कि जो गैस प्रेजेंट है उसका जो वेट होगा ये लिखा गया वेट विल डेट। अब लिक्विड फेज में जो प्रेजेंट है उसको कैसे आप लिखोगे, वेट W में लिख देता हूँ बाई MA डिवाइड बाई WB बाई MB, ठीक है, इनटू P नॉट A P नॉट B, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो एक्सप्रेशन बन रहा है, फाइनल जो एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा P नॉट A इंटू P नॉट B, यही रेशियो हम लोग को चाहिए, P नॉट A इंटू P नॉट B, इसको इधर लेते आओ, WA डैश डिवाइड बाई WB डैश इंटू WB डिवाइड बाई WA। अब देखो वेट का इन्होंने दे रखा है, आपको मास का दे रखा है कि मास रेशियो ऑफ A इंटू B इन द लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म का था, ये दिया हुआ है लिक्विड फॉर्म में कितना दिया है 1:2, मैं इसको लिख सकता हूँ 1:2, और वेपर फेज में क्या दिया हुआ है, वेपर फेज में मेंशन किया हुआ है दैट इज 1:3, 1:3 ये हो जाएगा 2/3। तो कौन सा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल हम लोग बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं और द क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8 जो सिनर्जी की इफेक्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, एक अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें बोला गया है कि द CO बॉन्ड ऑर्डर अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज, तो इसमें क्या है सिनर्जी बॉन्डिंग के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखना आप NiCO4, ठीक है, NiCO4, पहले भी ये डिस्कशन, ऐसे एक कंपाउंड का डिस्कशन हम लोगों ने किया था प्रीवियसली, क्वेश्चन ये पूछा गया, सिनर्जी की इफेक्ट पे बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंस्टेंटली, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है इस पे हाईली रिसर्च चल रहा है। आप इस पे जो भी चीजें हैं इससे रिलेटेड उसको डिस्कस करके उसको क्लियर करो, ठीक है। तो होगा क्या, देखो आप देखो सिनर्जी की इफेक्ट में क्या होता है कि ये तो ग्रुप अगर कोई मेटल लिया गया तो CO तो डोनेट करता ही है, साथ साथ में इसके तरफ से भी डोनेशन आता है CO,
और ये इस बॉन्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता है। अब कब बोला जाता है कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ये कैसे समझाया जा सकता है, इस आइडिया को आप समझना। जब मेटल पे जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा ना, वो मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बनाएगा। और साथ साथ क्या होगा, अगर मान लो कि ये बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर इसका इंक्रीज होता है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज होगा। ये समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि निगेटिव चार्ज अगर बढ़ता है, निगेटिव चार्ज आप अगर बढ़ाते हो किस पे, मेटल पे मैं बोल रहा हूं, निगेटिव चार्ज मेटल पे बढ़ाओगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। अब इस आइडिया को समझ सकते हो, क्या बोला है कि द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर अमंग द दिस। देखो इस केस में क्या होगा कि जैसे जैसे यहां अगर मूव करो आप, तो जो मेटल है उस पर निगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे -1 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है, इस पे न्यूट्रल है। तो इधर से इधर जाने पे जो मेटल पे चार्ज है, निगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है। तो निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये जो मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ेगा, और जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज होगा। तो ऑब्वियसली वो करेक्ट ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है कि बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू डिक्रीज फॉर द CO बॉन्ड। अगर यही आप मेटल और कार्बन के बीच में बोला रहता बॉन्ड ऑर्डर, तो अपोजिट वे से जाता। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं कि निगेटिवली चार्ज इंक्रीजेस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल, और क्योंकि बैक बॉन्डिंग इससे जो है इंक्रीज हो जाएगी, और बैक बॉन्डिंग इसको स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम लोग सिनर्जिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ये बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, एट द सेम टाइम ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड वीकर हो जाएगा। तो ये केस हम लोग देख पाते हैं कि किस तरीके से जो चार्जेस है मेटल पे, अगर पॉजिटिवली चार्ज होता तो अपोजिट पे फॉलो करता। पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो इस क्या होता कि पॉजिटिव चार्ज में लिख दो उसको भी, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता, जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा मेटल पे, मेटल अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो डोनेट नहीं करना चाहेगा। तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर, किसकी बात कर रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर जो है डिक्रीज करेगा, और मेटल और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज करेगा। ये हम लोग का जो है एक आइडिया ले सकते हो, आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हो कि किस तरीके से ये चार्ज मेटल पे जो है सिनर्जिक इफेक्ट पे एक तरीके से चेंजेस लाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी की बात करें तो बोला गया कि मेटल जो सेकेंड ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन है, अभी बात कर लेते हैं हम लोग कौन सा करेक्ट होगा, पहले ये देख लेते हैं। सेकेंड में क्या बोला है कि मेटल कार्बोनिल हैव लार्ज टेंडेंसी टू फॉलो सिडविक EN रूल। बिल्कुल, मेटल जो कार्बोनिल होते हैं वो जनरली जो EN रूल है उसको फॉलो करते हैं। तो डायरेक्ट ये तो हम लोग का कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है कि जो है मेटल कार्बोनिल फॉलो द EN रूल। जनरली वो जो है ऑब्जर्व करोगे कि जो है जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेंड करने चाहते हैं जो मेटल कार्बोनिल है। तो इसी वजह से हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ भी ये करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या इन्होंने मेंशन किया है कि द मेटल कार्बन ऑर्डर, मेटल बॉन्ड ऑर्डर इन, देखो आप मेटल बॉन्ड ऑर्डर, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर फॉर दिस कंपाउंड। थर्ड को यहाँ पे लिख दें हम लोग। थर्ड का केस देखो आप, तो निकेल कार्बोनिल है। ठीक है, मैं जस्ट ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, अभी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, समझना इस बात को। यहां पे आपका है PMe Me, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको डोनेट कर रहा है, समझना। और दूसरा मॉलिक्यूल साथ में दिया गया है जो कि फ्लोरीन को अटैच करा है, फास्फोरस और फ्लोरीन के साथ। ठीक है, और इस केस में क्या बोला है देखना, अब इफेक्ट देखना, वही सेम कहानी जो अभी ऊपर मैंने लिखा है उसी से ये पूरा रिलेटेड है। ठीक है, अब समझना इस बात को। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि अगर ये इसको डोनेट करता है तो इस पे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा मींस इसके साथ जो बैक बॉन्डिंग है वो बढ़ेगा। तो मेटल कार्बन के बीच का ही बोला देखो, अब समझा जा सकता है इससे कि जितना ये, मान लो इन दोनों केस में क्या डिफरेंस है, फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, जहां तक मिथाइल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट यहाँ पे निकेल पे चार्ज बढ़ेगा। मैंने क्या बोला, निगेटिवली चार्ज बढ़ेगा तो जो बॉन्ड और मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज करेगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसका जो मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है ना वो इंक्रीज कर जा रहा है। और एट द सेम टाइम आप देख सकते हो, सॉरी, मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है, दिस बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, और एट द सेम टाइम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीजेस हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है अपने तरफ, तो जो फास्फोरस है उतना इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई नहीं कर पाएगा, और जब सप्लाई नहीं कर पाएगा तो निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर मेटल और कार्बन के बीच का इफेक्ट होगा। तो ये कहानी जो है निकल के आती है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि बॉन्ड ऑर्डर इन दिस केस विल बी ग्रेटर देन दिस वन।
यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है, तो जो हमारा थर्ड है स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट हो जाता है। फोर्थ आप देखना, फोर्थ में क्या मेंशन किया है, फोर्थ में मेंशन किया है द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल आयंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग सिनर्जिक बॉन्डिंग। बिल्कुल इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग के थ्रू इसमें जो पैरामैग्नेटिक नेचर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो फोर्थ इज करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि नेक्स्ट देख लो फिफ्थ केस में, ये भी इंटरेस्टिंग केस है। बोला गया कि इफ CO इज रिप्लेस बाय NO, जो ये इन्होंने कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, बोला गया है कि जो CO है ना उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं NO से, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बन के आना चाहिए, अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो क्रोमियम टेट्रा आना चाहिए, टेट्रा ग्रुप मींस 4 ग्रुप यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा क्यों होगा? इसके जो है जो डोनेटिंग प्रॉपर्टी है उससे आइडिया लग सकता है। ये डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन को, जो ये ग्रुप है ना CO ग्रुप, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। तो जो है इस केस में क्या होगा, देखो, तो अगर एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो 6 कार्बोनिल मिलकर 12 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है, मैं जस्ट एज्यूम कर लूं कि x अमाउंट ऑफ NO मैंने लिया और ये हर NO 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। 4 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये बस यहाँ पे लॉजिक यही है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, बस ये डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कि फिफ्थ इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इट इज बेटर रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन एंड नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, बिकॉज फिर जो है जिसके लिए ये स्टेबिलिटी के लिए कर रहा है, ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी या सिडविक ईएन रूल को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो फिर ये नहीं कर पाएगा ना, इस केस में तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये केस है हमारे पास में। तो यहाँ पे देख लो फर्स्ट करेक्ट था, फर्स्ट हमारा करेक्ट था, सेकेंड जो है करेक्ट था, थर्ड गलत है। तो इसमें देख लो कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें थर्ड है वो हटा दो, फर्स्ट है सेकेंड हो सकता है और डी फोर्थ एंड फिफ्थ मींस आपके लिए इस केस में आंसर हो जाएगा A एंड D। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। इसमें क्या है, आपका 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक के केस में इन्होंने रिएक्टेंट दे रखा है, ये उसका जो है करस्पॉन्डिंग रिएजेंट मेंशन किया गया है और फाइनली जो प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है उन्होंने कॉलम 3 में मेंशन किया है, ठीक है। तो ये वेल फेमस क्वेश्चंस आजकल फ्रीक्वेंटली इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं 3x3 मैट्रिक्स टाइप के, ठीक है। तो इसमें अप्रोच एक थोड़ा सा ध्यान में रखना, जनरली ये लोग जो है ट्रिक खेलते हैं कि जो डी ऑप्शन है वहां से ऑप्शन शुरू करते हैं, तो आप जो है ए से स्टार्ट करने के बजाय डी से स्टार्ट करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज ये हो सकता है कि आप मेहनत कर रहे हो ABC, बिकॉज ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा आपको, तो जो है जनरली आप ट्राई कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेज में मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि D, C या B में से इस तरीके से ऑप्शन दे रहे हैं, A में से जनरली नहीं देंगे, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं, उसमें पूरा ऑब्जर्व करते चलते हैं कि विच ऑप्शन इज गोइंग टू करेक्ट। मैं बोला हूँ जब पेपर में आप बैठो तब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो कि ऑप्शन D से स्टार्ट करो, बैक साइड से स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि मार्क्स द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 9 के केस में क्या क्या दिया हुआ है, सेकेंड आपका दिया है बेंजोफिनॉल, मैं लिख सकता हूं बेंजोफिनॉल को लाइक दिस बेंजोफिनॉल, और इसको रिएक्ट किसके साथ कराया है, Q के साथ में। Q इज हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करेगा ये, हेलो फॉर्म तो रिएक्शन भी नहीं जाएगा, नो रिएक्शन, तो यहीं पे इसको हटा दो जब ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप फर्स्ट सेकेंड को चेक करके आगे बढ़ सकते हो या डायरेक्टली आप जाओ। देख लो नेक्स्ट देख लो, फोर्थ का P के साथ दिया हुआ है, तो फोर्थ के केस में A तो इनकरेक्ट हो गया। B की बात करते हैं, आपका फोर्थ में क्या है, ये है एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन ये हो जाएगा। इसको रिएक्ट कराया है किसके साथ में, रिएक्ट कराया है P के साथ, फोर्थ विद P दैट इज KCN फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है, फॉलोड बाय हीट। तो पहले 1 by 1 रिएक्शन देखते चलते हैं। जब हाइड्रोलिसिस करोगे ना तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे CH3 रहेगा, यहाँ पे COH होगा। अब हीट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हीट का अभी रिसेंटली हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि इस तरीके से अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना तो हीट में डाइमराइज हो जाते हैं और कुछ इस तरीके से कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना आप, 2 मॉलिक्यूल्स जो इस मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ये डाइमराइज हो जाएंगे, तो इधर आ जाएगा PH, इधर हो जाएगा CH3, उसी तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बेसिकली डिहाइड्रेशन हुआ है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इसके निकल आए हैं H2O के, तो ये रिएक्शन होगा B का जो है सॉरी 4 का P के साथ में, 4 का P के साथ में। और मेंशन किया है सेकेंड इज गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। लोग यहाँ पे रुक गए होंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करा दिए होंगे, ये गलत है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा बिकॉज इसको हीट किया गया है और हीट करते ही ये डाइमराइज हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो इसमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड है नहीं, ये गलत हो जाता है। सी की बात कर लेते हैं, ऑप्शन सी में क्या मेंशन किया गया। थर्ड क्या है हमारा, फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड
इसको रिएक्ट कराया आर के साथ में, दैट इज NaOH विथ हीट। NaOH विथ हीट हम लोग को पता है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका एक मोल तो ऑक्सीडाइज होगा और एक मोल इसका रिड्यूस हो जाएगा, फॉर्म कर लेगा जो है एक फॉर्मिक एसिड और एक जो है आपका मिथेनॉल फॉर्म कर लेगा। तो अब इसके बारे में क्या बोला है कि फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि GI कैन बी ऑब्जर्व, इसमें कहाँ GI ऑब्जर्व करोगे, GI कैन बी नॉट ऑब्जर्व ना इन बोथ केसेस, इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं, तो C इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, डी की बात कर लेते हैं। डी के केस में आपका फर्स्ट को कंबाइन किया है S के साथ में, फर्स्ट हमारा CH3 C, देखना आप ध्यान से CH3 C डबल बॉन्ड O CD3, इसको कंबाइन किसके साथ किया है, S के साथ में। S हमारा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट जब कराओगे आप, हाइड्रोजन क्या होता है NH2 तो ये फॉर्म करता है कुछ इस तरीके से कंपाउंड, कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा NH2 और यहाँ पे CH3 आपका जुड़ जाएगा और इधर CD3। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो यहाँ पे जो है देखो आप इसको किसके साथ कंबाइन किया है, तो फर्स्ट का S के साथ हो गया हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन को फोर्थ के साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ना, ये सभी एक प्लेन में लाइज करेंगे, जो प्लेन है जिस प्लेन में लाइज कर रहा है वही प्लेन ऑफ सिमेट्री इस केस के लिए कंसीडर किया जा सकता है। दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा इस केस में। तो जो है फोर्थ ही ओनली करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ वन इज करेक्ट। डी ऑप्शन के लिए हम लोग जा सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन पूछा था, देख सकते हो डी ऑप्शन से ही स्टार्ट किया इन्होंने। ऐसे थोड़ा सा वो ट्रिक खेल जाते हैं हमारे, वो चाहते हैं कि आप मेहनत करो, थोड़ा सा जो है टाइम दो क्वेश्चन के लिए। तो आप जो है ये कर सकते हो कि सी डी ऑप्शन को पहले प्रायोरिटी बेसिस पे चेक कर सकते हो। ठीक है, कंपेयर टू ए और बी। ऐसा नहीं है कि ए बी नहीं हो सकता है, बट जनरली वो चाहते हैं कि आप अदर रिएक्शन के थ्रू जाओ। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जो है ऑप्शन सी और डी को उठा के एक बार चेक कर सकते हो प्रायोरिटी बेसिस पे ओवर ए एंड बी। ठीक है, अदरवाइज हो सकता है ए एंड बी में से भी ऑप्शन, मैं 100% गारंटी के साथ नहीं बोला, बट जितने क्वेश्चंस मैंने इसके ऑब्जर्व किए 3x3 मैट्रिक्स के, जनरली वो लोग सी और डी ऑप्शन पे ज्यादा वेग दिए हुए हैं कंपेयर टू ए एंड बी। बिकॉज जो है कोई भी जनरल तरीका ये होगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और पहुंचोगे डी पे, और पहुंचते पहुंचते आपका जो है 3 से 4 मिनट गायब हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, पेपर का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जनरली थोड़ा सा वेग आप दे सकते हो सी और डी पे ओवर ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो उसमें बोला है कि मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 1 by 1 चला जाए। तो फोर्थ को क्यू के साथ मैच कराया, दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। आइए देखते हैं, दिस इज एसिटोफिनॉल, समझ में आता है एसिटोफिनॉल, इसको रिएक्ट कराया हेलोफॉर्म के साथ में। आपको पता है हेलोफॉर्म क्या होगा, मिस हेलोजन कोई भी ले लो X2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इसको आप हीट करते हो तो आपको मिल जाएगा एक एसिड और साथ में मिल जाएगा, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करना होगा, साथ में बन जाएगा CH3। ठीक है, तो फोर्थ को क्यू के साथ मैच कराया, क्यू इज हेलोफॉर्म, सही है। इसको सेकेंड मेंशन किया, सेकेंड अपना क्या है, सेकेंड में बोला है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। बिल्कुल ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो ए इज करेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ए इज करेक्ट। बी की बात करते हैं, इनकरेक्ट देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। बी की बात करते हैं तो थर्ड दिया हुआ है, थर्ड इज आर फॉर्माल्डिहाइड रिएक्टेड विथ आर। आर क्या है, NaOH के साथ में, वंस अगेन सेम कहानी है। ठीक है, वही सेम कहानी, NaOH के साथ रिएक्ट कराया आपने तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा SeOH, साथ में CH3OH। ठीक है, तो थर्ड विथ आर फॉलोड बाय आर के साथ फोर्थ दिया है प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में होगा ना, दोनों मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, अदरवाइज ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी के लिए जाते हैं, सी ऑप्शन देखो, तो सी में बोला है सेकेंड जो हमारा है बेंजोफिनॉल, इसको रिएक्ट कराया इन्होंने पी के साथ में, पी हमारा केसीएन है, सेम कहानी है, केसीएन के साथ रिएक्शन कराया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो होगा सीएन जाके इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और फाइनली आपको ये दे देगा OH, PH और यहाँ पे COH। ठीक है, इसको फर्दर हीट किया गया है, वहां पे हीट मेंशन किया गया है, तो आपको फाइनल जो प्रोडक्ट देगा कुछ इस तरीके से देगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन और यहाँ है फिनाइल। ठीक है, अब इसके साथ में क्या बोला है, थर्ड क्या है हमारा, ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर जो है हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखेंगे और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगा, दोनों ऑब्जर्व करोगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या देखा जा सकता है, ये देखा जा सकता है लाइक दिस, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व करोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर, इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर, इसी तरीके से सेंटर ऑफ सिमेट्री भी ऑब्जर्व करोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। बिकॉज ऑफ दैट दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इन्होंने बोला है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो इन दैट मेंशन किया इन्होंने, तो सी इज इनकरेक्ट।
सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा इस केस में। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी आप देखो इनकरेक्ट पूछा है, मार्क द इनकरेक्ट। फर्स्ट को पी के साथ में, तो CS3 सेम कहानी है, सेम मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए जाऊं, फर्स्ट को पी के साथ रिएक्ट कराया है तो फाइनली जो प्रोडक्ट बन के आएगा वही सेम कहानी बन के आएगी। इसमें कार्बन कार्बन इस तरीके से ऑक्सीजन, यहाँ पे CS3 CD3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CS3 CD3, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट को P को फर्स्ट के साथ मैच कराया, बिल्कुल हाँ GI शो करेगा ये CD3 है CS3 है, तो इस रिंग के अलॉन्ग तो देखा ही जा सकता है, दोनों CS3 एक साइड हो सकते हैं या CS3 अपोजिट साइड हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग GI ऑब्जर्व कर सकते हैं। बी ऑप्शन देखो, फोर्थ को मैच कराया है एसिटोफिनॉन को R के साथ में, R क्या है हमारा NaOH, एसिटोफिनॉल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे इस केस में, जो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखेंगे। देख लो आप एक बार, एसिटोफिनॉल रहा ये CS3, यहाँ से रिएक्ट कर जाएगा CH डबल बॉन्ड O, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको CH3 डबल बॉन्ड CH COH, इस डबल बॉन्ड के अलावा क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है, GI, बिल्कुल ये GI शो कर सकता है ना, तो बी इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी में बोला है थर्ड फॉर्माल्डिहाइड, उसको क्यू के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म तो रिएक्शन होगा नहीं ना, फॉर्माल्डिहाइड क्यों हेलोफॉर्म रिएक्शन लेंगे, नो हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म के साथ रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो जो है सी इज बोला गया है कि इनकरेक्ट ऑप्शन, तो सी इज आवर इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देख लो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सभी के सभी कार्बोनिल कंपाउंड के क्वेश्चन है। कार्बोनिल कंपाउंड के जो फेमस रिएक्शन है, जैसे कानिजारो रिएक्शन हो गया, इसी तरीके से हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया, साइनाइड का अटैक हो गया, ये सभी वेल फेमस रिएक्शन है। हाइड्रोजन के साथ न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक कराते हैं, यहाँ पे जो हम लोग का एल्डोल कंडेंसेशन है, तो ऑलमोस्ट 5 to 6 जो 4 to 5 रिएक्शन जो भी फेमस रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड की, ये इन्होंने मैट्रिक्स मैच बना दिए। जेई एडवांस भी आपको उसी तरीके के क्वेश्चन देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, जिस तरीके से जो फेमस रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन देख लो या कानिजारो रिएक्शन देख लो, इस तरीके के रिएक्शंस को क्विकली आप रिवाइज करो, जितना भी उस पर देख सको, जितना भी आइडिया लगा पाओ वो देख लो कि किस तरीके से रिएक्शन अकर होगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। आप देखो इसमें किस तरीके से कॉम्बिनेशन है, 1 by 1 क्वेश्चंस हम लोग देखते चलते हैं। मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है ताकि आपको जो है आगे क्वेश्चन करने में आसानी हो। आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है, इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखो, T2G और EG के फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो इन दैट केस आपके लिए आसानी हो जाएगा चीजों को समझना। अब देखो किस तरीके से अप्रोच जाता है, इसमें 1 by 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के केस में देखो, बोला गया कि द करेक्ट सेट्स ऑफ ऑप्शन, फर्स्ट को मैच कराया किसके साथ में, फर्स्ट को मेंशन किया है इन्होंने, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ में GI। इस केस में GI नहीं ऑब्जर्व कर सकते, ऑल्दो इसमें क्या हो सकता है कि आप ऑक्सिलेट है ना, ऑक्सिलेट के केस में कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते थे COH में। ऐसे जस्ट रिप्रेजेंटेशन में बना रहा हूँ ग्रुप का, ऐसे एग्जैक्ट मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, बट एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। तो ये जो है मॉलिक्यूल्स जो वेल फेमस मॉलिक्यूल्स है, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स को, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो किया जा सकता है, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है। और उसके साथ क्यों दिया है डायमैग्नेटिक तो करेक्ट है, बट ये GI नहीं शो करेगा, नॉट GI। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन ए में इनकरेक्ट है। देन देखते हैं हम लोग बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन में क्या मेंशन किया है, तो यहाँ पे लिख सकते हो नॉट GI इज नॉट ऑब्जर्व, और तो इसमें आप ऑप्टिकल आइसोमरेज ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, लास्ट FST में भी डिस्कशन का पार्ट बना था कि किस तरीके से अगर ये आइसोमर्स है, ये जो है हेक्साडेंटेड, मतलब एक तरीके से लिंकेज है इस तरीके से, तो ये जो है आपको ऑप्टिकल आइसोमरेज शो करा सकता है। बी की बात करें तो सेकेंड को मैच कराया है सेकेंड के साथ में, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमरेज। क्या इसमें पॉसिबल है क्या ऑप्टिकल आइसोमरेज? नहीं, ये तो स्क्वायर प्लेनार होगा ना, इसमें आप भले सिस ट्रांस देख सकते हो PPS3, ये तो जो है प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनार शेप लिया रहेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमरेज इसमें कहाँ देखा जा सकता है? उसके साथ P मैच करा है तो देखने की आगे जरूरत ही नहीं, टेट्राहेड्रल वैसे भी नहीं होगा। सी ऑप्शन की बात करें तो सी में आपको मेंशन किया है, सी के केस में थर्ड जो कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स है, थर्ड को मैच करा है फोर्थ के साथ में, बोला है कि जो है थर्ड को फर्स्ट के साथ में हाँ GI ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो फेस और मर वाला कॉन्सेप्ट होता है। इसमें देखना आप किस तरीके से मैं GI ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे H2O एक यहाँ पे हो गया,
H2O यहाँ पे हो गया H2, तो एक फेस पे लाइज कर रहे हैं, तो ये फेस वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और इसके साथ साथ में मर्क का अगर देखा जाए तो एक इस पे लाइज करेगा, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये H2O रख के कर लेते हैं ना हम लोग, H2O, और यहाँ पे H2, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन। तो इसमें हम लोग GI ऑब्जर्व कर सकते हैं। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, R इसके साथ कंबाइन किया है, R दैट इज पैरामैग्नेटिक इन द नेचर, बिल्कुल देख लो, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस केस में आपका C आंसर इज करेक्ट, ठीक है। 13 की बात कर लेते हैं। 13 के केस में क्या बोला है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेट्स ऑफ ऑप्शन। तो इनकरेक्ट पहले देखते हैं फर्स्ट का सेकंड के साथ में, ऑप्शन ये देखो, फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच कराया, तो फर्स्ट ये हो गया, इसको सेकंड के साथ में ऑप्टिकल आइसोमेरिज बिल्कुल करेक्ट है, और इसको यस के साथ मैच कराया है। यस क्या है, होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक किसको बोला जाता है कि सभी जो लिगेंड है वो सेम हो जाए, उसको बोला जाता है होमोलेप्टिक लिगेंड। तो यहाँ पे लिगेंड सभी सेम है, तो ये करेक्ट है। हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट पूछा है, ये तो करेक्ट है ना, तो इनकरेक्ट जाएंगे हम लोग बी ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं बी ऑप्शन के लिए। बी में क्या बोला है कि सेकेंड को मैच कराया है फोर्थ के साथ में, सेकेंड को फोर्थ के साथ में। आयनाइजेशन क्या ये दिखा सकता है, आयनाइजेशन नहीं, ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज नहीं शो कर सकता। और साथ साथ में इन्होंने फोर्थ को देख लेते एक बार कंफर्म करने के लिए, आगे भी आर के साथ मैच कराया है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैसे होगा, अगर आप देखो तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो हम लोग इसको मेंशन कर रहे हैं, ये जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक तो हो सकता है, लेकिन आयनाइजेशन आइसोमेरिज नहीं शो कर सकता है, तो बी इज आवर इनकरेक्ट ऑप्शन। वैसे ही आप सी डी भी चेक कर लेना। 14 के केस में आप सिंपली आपको पूछा गया है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज एग्जिबिटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने बनाया हुआ है, दिस कॉम्प्लेक्स कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज, क्योंकि इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि जो भी जो है सिमेट्री एलिमेंट है वो एब्सेंट होंगे इस केस में। तो जो है 14 के केस में आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट विल बी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन। देखें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसी से क्वेश्चन ये पूछा गया। क्वेश्चन 1, अब देखो इसमें क्या बोला गया है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ आयोडीन 125 इज 60 डेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिविटी विल बी प्रेजेंट आफ्टर 180 डेज। ठीक है, तो इन दैट केस आप देखो कि अगर मैं ए अमाउंट कंसीडर करूं, आयोडीन 125 हम लोग को पता है कि रेडियो एक्टिव इन द नेचर होता है, इसको जो है अगर 60 डेज के लिए रखोगे, 60 डेज इसकी अगर हाफ लाइफ पीरियड है, तो 60 डेज के बाद ये A/2 हो जाएगा, अनदर 60 डेज के बाद ये हो जाएगा A/4, और अनदर 60 डेज ये होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा A/8 में। और हम लोग को पता है कि रेडियो एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द कंपाउंड या जो भी होता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिविटी, व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिविटी, तो ओरिजिनल रेडियोएक्टिविटी ए के प्रोपोर्शनल होगा, और जो फाइनल रेडियोएक्टिविटी होगी वो A/8 होगा। तो यही पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिविटी विल बी प्रेजेंट आफ्टर 180 डेज। 60 + 60 + 60 180 डेज के बाद ये हो जाएगा आपका कितना, 12.5%। क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया है कि 20 ml सैंपल ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज CXHY, ये दिया हुआ है, इसको इन्होंने 20 ml लिया हुआ है, और इस 20 ml को ट्रीट किया हुआ है एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 के साथ में, और ये फॉर्म कर रहे हैं क्या, एक्स अमाउंट ऑफ CO2 + Y/2 मोल्स ऑफ O2। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लिया जाए, Y/2 मोल्स ऑफ H2। अब इसको बैलेंस कर लिया जाए, ऑक्सीजन ही बैलेंस नहीं है, अदर चीजें बैलेंस है। आप देखो तो ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे बैलेंस किया जाए, x + Y/4, करेक्ट ना। तब देखो अगर 1 ml लिया जाता तो इतना ml ऑफ 1 ml के साथ x + Y/4 ml ऑफ O2 कंज्यूम होता है। 20 ml लिया गया तो 20 × x + 1 Y/4, ये जो है वॉल्यूम कंज्यूम होगा O2 का, और ये कितना कंज्यूम होगा, ये कितना कंज्यूम होगा, दैट इज इक्वल टू 20x, और ये कितना कंज्यूम होगा, 10। ये तो लिक्विड है तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं। आइए बात करते हैं हम लोग क्या क्या केसेस दिया हुआ है। तो इसमें 2 इंफॉर्मेशन दिया है। 1 दिया है कि जो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम ले लिया जाए 20 + 20 × x + Y/4 - 20x दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60 ml। और बोला है कि व्हेन रिजल्टेंट मिक्सचर इज ट्रीटेड विथ KOH, जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसको अगर KOH के साथ ट्रीट करते हो तो डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ
80 ml। तो आपको पता है कि जो है अगर KOH पास कराया जाता है तो KOH CO2 के साथ रिएक्ट करता है और जितने भी CO2 होते हैं अमाउंट इसके साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बोला गया कि जो डिक्रीज इन द वॉल्यूम आ रहा है वो 80 ml का आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ 20x = 80, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। एक तो वैल्यू आ गया। y की वैल्यू की बात करते तो x की वैल्यू को ले जाके आप यहाँ पे रख दो, तो x की वैल्यू अगर रख देते हो तो ये कुछ एक्सप्रेशन निकल के आएगा आपका 20 प्लस x की वैल्यू आपने रख दिया 4, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, 20x कैंसिल आउट हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंपली मैं लिख सकता हूँ 5y = 60, तो y = 5y = 40, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, तो y = 8। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा C4H8। आपसे बोला है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x + y, तो x = 4, y = 8, x + y = 12। यू विल गेट द 12 एज आंसर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मेंशन किया गया है, द सम ऑफ लोकेंट व्हिच आर यूज्ड टू इंडिकेट अनसैचुरेशन ओनली इन प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ द आईपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड। यानी कि हम लोग को दोनों पैरेंट चेन एज वेल एज द जो आईपीएक इसका सफिक्स होगा उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखो इसमें सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसको आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा, अगर ये आइडिया लग जाए तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबरिंग अगर इसको देता हूँ 1, तो इसके लिए 2, 3, 4 मिलेगा, 5, 6 ऐसे कुछ जाएगा। तो अगर ये पेरेंट चेन कंसीडर किया जाए तो दोनों डबल बॉन्ड को 1,3 मिल रहा है। लेकिन अगर इसको मैं कंसीडर करूं, इस वाले डबल इसको मैं कंसीडर करूं तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1,5 मिल रहा है। तो ये जो है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं ये पेरेंट चेन नहीं हो सकता है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो फिर इसके लिए नंबरिंग आप जस्ट 1 डैश लिख दो, 2 डैश लिख दो, 3 डैश हो जाए, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। यानी ये डैश क्यों मैं लिख रहा हूं, बिकॉज जो है सब्स्टिट्यूएंट को दिखा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो नंबरिंग है उसको दिखा रहा है। अब इस केस में क्या बोला है कि आपको बताना है जो सम ऑफ लोकेंट इसका है, जो सम ऑफ लोकेंट आया है, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट के लिए लोकेंट 1 हो गया। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जब देखो जो डबल बॉन्ड का लोकेंट है 1 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड का जो लोकेंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट को 1 दे दिया मैंने, 1 दे दिया डबल बॉन्ड को, 1 दे दिया इस 3 दे दिया इस डबल बॉन्ड को। अब इसके अंदर बात किया जाए तो 1 आ गया इस डबल बॉन्ड को, और 6, 5 किसको मिलेगा, द अनदर जो डबल बॉन्ड है इसको मिलेगा। तो इसमें आपको निकालना था सम ऑफ लोकेंट विच यूज्ड टू इंडिकेट अनसैचुरेशन ओनली इन द प्रीफिक्स। आपको सब्स्टिट्यूएंट नहीं कंसीडर करना है, सॉरी, इसमें आपको केवल और केवल अनसैचुरेशन वाले जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज किया गया है ओनली इन प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो आप देख लो आप कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 10। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है लोकेंट है उसको देखना है पेरेंट चेन के अंदर और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, और उसको सम कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या दिया हुआ है इन्होंने, 4 में मेंशन किया है कि 4:1 मोलर मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड CH4 is contained in the vessel at 20 bar pressure. Due to hole in the vessel, the gas mixture leaks out. What percentage of CH4 in the mixture effusing initially? ठीक है, तो वो रेट आपको निकालना है, इनिशियली कितने रेट से इफ्यूज करेगा, तो वो निकाला जा सकता है। रेट ऑफ what percentage of CH4 in the mixture effusing out initially। ठीक है, मास परसेंटेज निकालना है आपको। तो पहले तो आप मोल परसेंटेज निकाल दो कि मोल परसेंटेज कितना रेशियो होगा इनका जो इनिशियली जो डिफ्यूज हो रहा है। तो ये रेट निकाला जा सकता है कुछ इस तरीके से। देखो नंबर ऑफ मोलर मिक्सचर दिया है 4:1 किसका, हीलियम, और मैं ये लिखना चाह रहा हूँ बेसिकली एक्सप्रेशन में n हीलियम डिवाइड बाई n CH4 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। यही तो रेट आएगा, मोलर मास ऑफ CH4 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ हीलियम। ठीक है, तो आप इसमें वैल्यूज रख दो, कितना दिया है 4:1, मोलर मास ऑफ CH4 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 16 डिवाइड बाई 4, तो ये आपका वैल्यू दे देगा 8:1 ये रेशियो है। 8:1 ये मोल्स का रेशियो होगा, नंबर ऑफ मोल्स। आपको मास परसेंटेज निकालना है, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो आप ले लो 8 किसका मोल्स है, किसका रेशियो है, ये निकाला है हीलियम का। तो आपको किसका निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ CH4 ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर इफ्यूजिंग आउट। तो जो है अगर मैं इसको कंसीडर करूं 16 × 100 ये क्या दे देगा 100/3 दैट इज इक्वल टू 33.33%। ये हो जाएगा जो मास परसेंटेज इफ्यूज कर रहा है CH4 का इन द मिक्सचर इनिशियली, क्योंकि इनिशियली ये
जो है नंबर ऑफ मोल्स ये है, रेशियो ये है, और मिक्स मोलर रेशियो ये है, और जो हम लोग को पता है कि इसका मोलर मास ये है। तो इस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करें कि इनिशियली 33.33% CH4 रिफ्यूज करेगा यहाँ से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सेक्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि फाइंड द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन द टर्म्स ऑफ ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है टू मेजर द हार्डनेस ऑफ वाटर। कोई भी उसमें प्रेजेंट हो एंटिटीज जो है कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। इक्विवेलेंट क्योंकि कंसीडर कर लिया जाता है, इक्विवेलेंट कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मान लो कि मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है या मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट है, उसको कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और पार्ट्स पर मिलियन में रिप्रेजेंट किया जाता है बिकॉज बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो आइए देखते हैं इस केस में क्या है। फाइंड द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन द टर्म्स ऑफ ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इफ द सैंपल कंटेन 10⁻³ मोलर कैल्शियम क्लोराइड प्लस 0.05 मोलर NaCl। क्या हार्डनेस ऑफ वाटर में इसका कोई रोल रहेगा? NaCl का नहीं, इसको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए मेंशन किया गया। ठीक है, ये हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि सोडियम सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल होगा हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। तो जस्ट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अब 10⁻³ मोलर कैल्शियम कार्बोनेट समझ में आती है इतनी बात। तो अब इसके देखो, इसका अगर मैं इक्विवेलेंट कंसीडर करूं, कितने इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल ही होंगे क्योंकि जो है दोनों में +2 चार्ज होगा। तो मैं ये भी लिख सकता हूं 10⁻³ मोलर कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में लिखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं 10⁻³ मोलर कैल्शियम क्लोराइड को रिप्लेस कर दे रहा हूं 10⁻³ मोलर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में। सिंपल सा केस है क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे। अब अप्रोच देखो क्या है, हम लोग को पार्ट्स पर मिलियन में निकालना है। तो ppm इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो आपका फॉर्मूला क्या जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट, देखना आप ध्यान से, मास ऑफ सॉल्यूट जो भी मास प्रेजेंट है डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10⁶ ये किया जाता है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाएगा, तो 10⁻³ मोलर दिया हुआ है पर लीटर के लिए। तो अगर मैं कंसीडर करूं 1 लीटर सोल्यूशन, जस्ट अज्यूम करो 1 लीटर सोल्यूशन प्रेजेंट है, तो 1 लीटर सोल्यूशन में मैं बोल सकता हूं 10⁻³ मोलर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। तो अगर ये हम लोग कंसीडर करें, इसी को इक्विवेलेंट में लिख सकता हूं 10⁻³ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का वेट पड़ा है 100 है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए भी कैल्शियम कार्बोनेट को एज अ मतलब रेफरेंस लिया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में निकाला जाता है बिकॉज इसका जो मोलर मास है वो 100 है। तो इस वजह से आसान हो जाता है। अब जाते हैं हम लोग कैलकुलेशन के लिए। तो 10⁻³ मोलर है, मोल्स है सॉरी, तो एक मोल्स का वेट होता है 100 ग्राम पर मोल। तो ये आप मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 1 लीटर आपने लिया हुआ है। अब ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो इसका जो है डेंसिटी में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं लेके चल सकता हूं कि जो वाटर की डेंसिटी होगी, वाटर की जो डेंसिटी होगी वो जो सॉल्यूशन है उसके डेंसिटी के बराबर होगा, यानी कि 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, जो इसका हम लोगों ने लिया है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूशन आप बोल सकते हो, मास ऑफ सोल्यूशन वो दोनों बराबर है, मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे इक्विवेलेंट दिया जा सकता है बिकॉज दिस अमाउंट इज वेरी लेस, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी बात कर लिया जाए, कितना होगा मास इसका, मास ऑफ सोल्यूशन बता सकते हो इसका, तो 1 ग्राम पर ml है तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम पर ml है, 1000 ml के लिए निकालोगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁶ कर दो, इंटू 10⁶। अब देखो कितना आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व किया जा सकता है क्या, 10⁻³ ये हो जाएगा 10⁻⁻1, 10⁵ डिवाइड बाई 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 100। 100 इस केस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट को कंसीडर किया। आप एक बार उस चैप्टर को देखना, हाइड्रोजन चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। हम लोग जो है स्मॉल चैप्टर छोड़ के उसको जो है स्किप कर देते हैं, लेकिन उससे फ्रीक्वेंटली 1-2 क्वेश्चन कराए जाते हैं। और मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 क्लासेस हम लोगों ने डिवोट किया था हाइड्रोजन चैप्टर पे, तो उसको आप जो है एक बार देख लो कि हाइड्रोजन चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ये हो गया हार्डनेस ऑफ वाटर, प्रिपरेशन पार्ट हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोला जाता है H2O2 का, तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेज रहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसी सेक्शन का, सेक्शन नंबर 3 का।
जो है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट को इन्होंने हीट किया हुआ है, एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन है ये, कॉपर सल्फेट को KCl के साथ रिएक्ट कराया है, तो ये पहले फॉर्म करता है CuCN2, ये फॉर्म करता है CuCN2, जिसको फर्दर ये क्विकली डिकम्पोज हो जाएगा, अनस्टेबल होता है और क्विकली डिकम्पोज होके CuCN फॉर्म कर लेता है और साथ में Cn फॉर्म कर लेता है, CN2 लिख सकते हो आप, जैसे Cl2 लिखा जाता है वैसे Cn2। इसको बोला जाता है साइनोजन, या जो है आप बोल सकते हो स्यूडो हेलोजन, नेम इसका मैं बोल रहा हूँ, इसको आप बोल सकते हो साइनोजन, जैसे हेलोजन बोलते हैं ना उसी तरीके आर इसको लिख सकते हो आप सूडो हेलोजन, इसी को पढ़ा जाता है सूडो हेलोजन, ठीक है। तो ये डिकम्पोज होकर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको क्या ट्रीट किया गया, इसको एक्सेस ऑफ KCl से पास कराया गया, एक्सेस ऑफ KCl, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा K3CuCN, यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। जब एक्सेस में जो है पास कराया जाएगा KCl को तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, ये कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा, कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा। ये क्या होगा, व्हाइट ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, व्हाइट ग्रे लिख सकते हो आप। और ये जो है क्या हम लोग देखते हैं, ये जो है ग्रीनिश येलो रहता है, या येलो लिख सकते हो, ब्राउनिश येलो या ग्रीनिश येलो, येलो कलर का रहता है ये जो सॉलिड बनता है, ब्राउनिश येलो। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इसमें तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये पूछा है फ्रॉम ABCD, ये देख लो कि जो है कौन कौन से रिकॉर्डिंग करेक्ट है ABCD के रिकॉर्डिंग। तो पहला इन्होंने मेंशन किया है A इज ब्लैक प्रेसिपिटेट, ये जो है हमारा ये है, B कंपाउंड A है, साथ में ये C फॉर्म किया है जो साइनोजन है, और ये कंपाउंड D है जो कि हमारे ये, ठीक है। तो बोला गया है कि A इज ब्लैक प्रेसिपिटेट, गलत है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में बोला है कि B इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट ग्रे प्रेसिपिटेट, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड की बात करें, थर्ड में मेंशन किया है कि 4 एटम्स आर इन द सेम प्लेन इन द कंपाउंड C, सही है। C क्या है, साइनोजन है, तो साइनोजन का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से होगा, तो ये कार्बन नाइट्रोजन ये सभी सेम प्लेन में ही प्रेजेंट होंगे, लीनियर शेप होगा ना, तो ये भी करेक्ट है। फोर्थ की बात कर लेते हैं, तो फोर्थ के केस में आपको दिया है कि शेप ऑफ एनायनिक पार्ट ऑफ D इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। जो है एनायनिक पार्ट कौन सा है इसका, Cn, स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा ना। D का जो एनायनिक पार्ट है ये पार्ट है CuCN4, और हम लोग को पता है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल शेप लिए रहेगा, बिकॉज ये कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो ना, 3D9 होगा, 3D9, तो 3D9 है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है नहीं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट मैं समझ रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, बट इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है जो कि यूज किया जा सके, इनर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है जो कि यूज किया जा सके हाइब्रिडाइजेशन में। तो इन दैट केस ऑप्शन जो है फोर्थ इज इनकरेक्ट। फिफ्थ की बात कर ले तो फिफ्थ में बोला कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन बी दैट इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन डी दैट इज, आप देख लो एक बार कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज सेफ, बिल्कुल फिफ्थ इज करेक्ट। सिक्स की बात कर ले तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन बी +1 एंड दैट इन द कॉपर सल्फेट दैट इज +2 इज सेम, +1 +2 सेम नहीं हो सकता, ये इनकरेक्ट है। कितने करेक्ट हो जा रहे हैं, 1 2 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा रहा FST 60। आप जो है इस पे प्रैक्टिस करते रहो, जो है चीजों को, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखो मिक्स करके आपको क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे आप एक एक चैप्टर बैठ के पढ़ रहे हो, पूरा दिन बिता रहे हो, तो उससे बहुत ज्यादा फायदे नहीं मिलने वाले। मैं ये बता रहा हूँ कि देखो आप एक चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, हंसी मजाक में बहुत सारी चीजें पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, बता दिया जाता है, लेकिन जो इफेक्टली क्वेश्चंस जहां से बनने हैं ये कैसे पता चलेगा, ये आप जो भी पेपर दे रहा हो उसी से पता आइडिया लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है, बहुत लोग इस चैप्टर को अभी तक नहीं खोले होंगे, ओपन नहीं किए होंगे, हाइड्रोजन जो चैप्टर है पहली बार पढ़ा होगा, उसके बाद रिवीजन कभी नहीं किया होगा कि हम लोग एक बार हार्डनेस ऑफ वाटर चेक कर ले, जो स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड है उसको चेक कर ले। तो ये सभी क्वेश्चन, ये सभी स्किप करें। अब आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो ट्राई करेगा कि हर चैप्टर को लिंक करने का ट्राई करें। तो इसलिए मैं सजेशन ये होगा कि आप टेस्ट दो, भले उसमें आप जो है 1.5 घंटे 2 घंटे बैठो, लेकिन टेस्ट उसको प्रॉपरली आप दो, तभी आइडिया लगेगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपका वीक है जिसको रिवीजन करने की जरूरत है। ऐसे बैठ गया कि आज मन कर गया मुझे जो है ये चैप्टर पढ़ने का, कि जो है चलो आज
जो है कोई चैप्टर उठा के पढ़ना शुरू कर दिए, वो पढ़ना शुरू करे, पता चला उसका मार्क्स ही नहीं आने वाला है, तो इफेक्टिवनेस उसमें नहीं आ पाती है सेल्फ स्टडी में। आपको जब भी प्रैक्टिस करो, ट्राई करो कि हम लोग पेपर, टेस्ट पेपर जो भी है दे, उसको एनालाइज करें, फटाफट एनालाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। एनालाइज करने के बाद देखना है कि कौन सा चैप्टर ऐसा रह गया जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। और अभी तक आपको जो है 16 जो है हम लोगों ने FST करा रखे, 16 FST से आइडिया लग गया होगा कि आपका वीक जोन क्या है। आपको बफर टाइम मिल गया, उस बफर टाइम का यूज करके आप जो फ्रीक्वेंटली आप देख सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर आपका अभी तक वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, उस चैप्टर पे वर्क करो। जितना भी अगर गाइडेंस चाहिए हम लोग जो है उसके लिए, हेल्प के लिए तैयार है, बट आपको जो है अपना मेहनत करना पड़ेगा। अब जो है आप बोलोगे कि रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, अब मान लो कि जो है मई में अगर जेई एडवांस, जेई मेंस हो गए रहते तो अभी तक, तो फिर आपको रिवीजन का टाइम, अभी रिवीजन करने का टाइम मिलता क्या? नहीं ना मिलता। तो आप उसी हिसाब से करो कि ताकि जो भी इसके लिए एप्रिसिएबल वे हो सकता है, यही हो सकता है कि आप पेपर दिए, एनालाइज किए, उस पर, उस टॉपिक पे आपने वर्क किया। ठीक है, ऑलवेज मैं बोलता हूँ कि रेट्रो वे से जाओ, ना कि आप जो है तैयारी करके आप पेपर देने का वक्त है। भले जब टेस्ट देते थे पहले, तो पहले तैयारी करके पेपर देते थे। अब वक्त ऐसा है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले पेपर दो, पेपर से क्वेश्चन निकालो, ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट होता है वो निकालो, उसको सेलेक्ट करो और उस पर वर्क करो। वो पूरा चैप्टर भी बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो कि हार्डनेस ऑफ वाटर अगर नहीं बन पाया तो इसको देखो, इस कॉन्सेप्ट को देखो कि क्या मेरा मिस्टेक हुआ है। अगर ये रिएक्शंस आपको नहीं पता है कॉपर का साइनाइड के साथ में, इस पे थोड़ा सा वर्क कर लो। ठीक है, एक नोट्स बनाओ, उस पे जो है जो भी इंपॉर्टेंट पेपर का निकल के आ रहा है FST पेपर के, उसको नोट डाउन करो, उस चैप्टर को एनालाइज करो, उस पर वर्क करो। ठीक है, यही बेस्ट वे होता है तैयारी का। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट FST में, राइट। आई होप कि आप जो है स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, और जो है मेहनत करो आप। ये बेस्ट टाइम है, हम लोग जो है जो भी चीज़ें रह गई हैं, जो भी कसर बाकी रह गया हमारी मेहनत में, उसको पूरी किया जाए। तो आप मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टेस्ट में, FST में। ठीक है, थैंक यू।